Hello student, welcome to Spectrum Education's powered by Spectrum Academy. My name is Dr. मयूर देसले. जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे, तो हम आज पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं वन डे मोशन से. ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि पीवाईक्यू हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वन डे मोशन से स्टार्ट करने वाले. तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था एग्जाम के अकॉर्डिंग, जेई के एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो अभी लेटेस्ट जेई की एग्जाम जो होने वाली है उसके बारे में मैंने जो डिस्कस किया था. ठीक है, आपको जो मैंने थोड़ा जेई का पैटर्न जो एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चंस की लैंग्वेज एक्सप्लेन की थी. ठीक है, तो उसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो जो मैंने पूरा कंप्लीट किया था. अभी नेक्स्ट जो वीडियो है मेरा, अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी वन डी मोशन, टू डी मोशन मतलब पूरा काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स पे मुझे सारे पीवाईक्यू जो सॉल्व करने हैं आपके लिए, वो सारे पीवाईक्यू सिर्फ 2024 के ही है. ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सारे जो पीवाईक्यू में सॉल्व करने वाला हूँ वो सारे पीवाईक्यू 2024 के ही सॉल्व करके देने वाला हूँ. और उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट कैलकुलेशंस, ठीक है, और टॉपिक थोड़े जो अभी रिसेंटली ऐड टॉपिक है वो मैं आपको डिस्कस करके दूंगा. ठीक है, तो ऐसे सारे टॉपिक मैं आपको वन डी मोशन से ही स्टार्ट करूंगा और वन डी मोशन में ही विथ क्वेश्चन और सॉल्यूशन से क्लियर कर देने वाला हूं. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमारा जो फिजिक्स स्टार्ट होता है बच्चों, फिजिक्स स्टार्ट होता है आपका बेसिक्स मैथमेटिक्स से. उसके बाद आपका वन डे यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट होता है. उसके बाद आपका थोड़ा वेक्टर आता है. तो मैंने बेसिक्स मैथमेटिक्स और उसके बाद जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन है वो मैं एक उसका एक स्पेशल लेक्चर बना के मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वन डे मोशन से स्टार्ट करने वाला हूँ. बेसिक्स मैथमेटिक्स में आपका वेक्टर में से आने वाला क्वेश्चन जो होगा जेई में. उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन में से आपका एरर टॉपिक जो अभी स्किप्टेड हुआ है बच्चों. ठीक है, तो अभी जो वन डी यूनिट एंड डायमेंशन में से जो आने वाला क्वेश्चन है आपका जेई में, वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में से आएगा, मतलब वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. तो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और जो सारे इंस्ट्रूमेंटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, पोटेंशियोमीटर हो गया, तो बहुत सारे जो आपके प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में हम यूज करते हैं, तो उसके सारे क्वेश्चंस का मैं एक पूरा लेक्चर्स आपको, एक लेक्चर में पूरे क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करने वाला हूं. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वन डी मोशंस. ठीक है, मतलब जो है आपका टॉपिक है काइनेमेटिक का टॉपिक से. ओके, तो काइनेमेटिक्स में जनरली आपके दो टॉपिक आते हैं, एक वन डे मोशन, एक टू डी मोशन. वन डे मोशन में आपको पता होगा पार्टिकल मोशन इन ओनली एक्स एक्सिस. क्या बोला बच्चों मैंने? पार्टिकल मोशन इन ओनली एक्स एक्सिस. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बस में बैठे हो और बस सिर्फ एक्स एक्सिस में, सीधी एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है. एकदम सिंपल एग्जांपल. ठीक है, तो अगर आपको वन डी मोशन समझना है तो सबसे पहले आपको एक्सिस समझना पड़ेगा, और एक्सिस में पार्टिकल जो मोशन करेगा ओनली एक्स वन एक्सिस में ही करेगा. जैसे कि हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस में वन डी मोशन में आपका वन एक्सिस आता है, एक्स एक्सिस. टू डी मोशन में आपका आता है एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब पार्टिकल मोशन इन एक्स एंड वाई एक्सिस. एंड थ्री डी मोशन में आता है आपका पार्टिकल मोशन इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब क्यूब. एग्जांपल, टू डी मोशन में आपका एग्जांपल आ जाएगा बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशंस. ठीक है, तो उसका पार्टिकल मोशन आएगा, करेगा एक्स और वाई एक्सिस में. तो हम सबसे पहले पार्टिकल मोशन करेगा एक्स एक्सिस में. एक्स एक्सिस में करने के बाद पार्टिकल पे अप्लाई होने वाला एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ऐसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हम इस वन डी मोशन में स्टडी करते हैं. और उसके बाद हम यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक बेसिक्स बता दिया कि वन डी मोशन में होता क्या है. ठीक है, अभी 2024 में अप्रैल में एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना जेई की, वो थोड़ी मतलब टेढ़ी होती है. टेढ़ी मतलब कि एक कंफ्यूजिंग होती है. जेई वालों को क्वेश्चन समझ में नहीं आना चाहिए बच्चों को, ऐसे क्वेश्चन बनाने, लेकिन वो सॉल्व करने में बहुत इजी होती है. ठीक है,
अगर आप कौन सा भी क्वेश्चन का अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको सॉल्व करने के में बहुत इजी लगेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को समझना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। मतलब उसमें कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कंसेप्ट कैसे यूज करनी है, ठीक है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कौन से कंसेप्ट में से क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन जेई में दो दो टॉपिक मिल के आ रहे हैं, जैसे कि 1D मोशन 2D मोशन मिक्स करके आ रहा है, ठीक है, काइनेमेटिक्स फोर्स मिक्स करके आ रहा है, जैसे कि फोर्स फ्रिक्शन मिक्स करके आ रहा है। तो ऐसे मतलब समझना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। इसके पीछे का रीजन है कि हमारी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होती नहीं है। कभी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होती नहीं है तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता है। उसके बाद अगर फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो हमारे पास कैलकुलेशन भी हमारे पास से होता नहीं है, ठीक है। तो जेई में क्या है कि जेई 22, 23, 24 में से जो आने वाले क्वेश्चन है बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे प्रैक्टिकली बेस और थ्योरेटिकल बेस ज्यादा है। मतलब आपको किसी भी फॉर्मूले का एक्चुअल मीनिंग, आपको किसी भी फॉर्मूले का एक्चुअल कंसेप्ट पता होनी चाहिए, आपको किसी भी फॉर्मूले का एक्चुअल थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा क्वेश्चन पेपर में। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में 1D 2D या एनएलएम में या वर्क एनर्जी पावर में जेई में पूछे गए थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 2024 में जेई में पूछा गया था क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पीडीएफ में टाइप करके आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले हम जो आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 2024 के अप्रैल में जो स्लॉट हुआ था जेई का, अप्रैल में जो शिफ्ट हुई थी जेई की सेकेंड अटेम्प्ट के, उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवल 102.5 मीटर इन अ nth सेकेंड। क्या बोला इसने? nth सेकेंड। एंड 115 मीटर मतलब 115 मीटर इन अ n+2 nth सेकेंड। ओके, द एक्सेलरेशन इज, मतलब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, वो nth टाइम वाला पूछा गया है। किस वाला? nth टाइम वाला, ठीक है। तो इसमें अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, जैसे कि आपको गिवन 102 मतलब 102.5 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 ट्वाइस एन प्लस 1। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा? एस एन वाला। जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से बच्चों? एस एन इक्वल टू क्या होता है आपका? u प्लस ए बाय 2 ट्वाइस एन माइनस 1। ओके, तो u प्लस ए बाय 2 ट्वाइस एन माइनस 1। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है क्वेश्चन में। क्या है बच्चों? एक क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 102.5, इसके बाद सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है आपको? 115 इक्वल टू, तो मैं u प्लस ए बाय 2 ट्वाइस एन माइनस 1 और u प्लस ए बाय 2 ट्वाइस एन माइनस 1, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड प्रिपेयर करता हूं। मतलब दो इक्वेशन मैंने बना लिए। देखो, जैसे कि एक जो साइड है उस साइड में मैंने सारे जो सॉल्यूशन है, सारे सॉल्यूशन मैंने टाइप करके, मतलब उसको मैंने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे मैंने प्रूव किए, और मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भी देने वाला हूँ, ठीक है। सॉल्व भी, क्योंकि सॉल्व करते टाइम बहुत सारे जो सेंटेंस है और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन खुद प्रिपेयर करके सारे सॉल्यूशन मैंने प्रॉपर तरीके से एक लेंथ में मैंने सारे क्रिएट किए, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करते टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, या कुछ क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस क्वेश्चन का आपको सही तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन दे, मतलब सही तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन में आपको फिर से एक बार सॉल्व करके दे सकता हूं, ठीक है। तो अभी आपके इक्वेशन दो बन गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका ये हो गया, ठीक है। क्योंकि ट्वाइस एन माइनस 1 और ट्वाइस एन प्लस 3, तो मैंने ट्वाइस एन प्लस का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे 102.5 और 101, तो 115 मीटर, मतलब दो डिस्प्लेसमेंट मुझे जो दिए गए, ठीक है, उसमें से मैंने
दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके मैंने वहां से एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मैंने फाइंड कैसे किया, तो मेरा 115 माइनस 11101.5 मीटर, मतलब मैंने 115 में से 101 मतलब 102.5 मीटर को माइनस कर दिया। ठीक है, तो माइनस करने के बाद मतलब देखो यहाँ से 115 में से 110 माइनस करने के बाद मेरा जो आएगा वो 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 इज इक्वल टू मेरा ट्वाइस ए आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू अगर मेरा आएगा तो a इज इक्वल टू आएगा मेरा 12.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अगर 12.5 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करता हूं तो उसमें आ जाएगा मेरा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके एक ही वैल्यू मैंने सिंपल निकाल ली, मतलब दो इक्वेशन को, दो डिस्प्लेसमेंट को मैंने कंपेयर करके एक ही वैल्यू मैंने फाइंड की। और ए मतलब है अपना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया मेरा ये वाला। ठीक है, और एक्सेलरेशन मैंने सिंपल 12.5 डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, ट्वाइस n माइनस 1 और ट्वाइस n प्लस 1 से मैंने कंपेयर कर दिया। ठीक है, और मैंने फॉर्मूला कौन सा पुट किया बच्चों, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरा एसेंट वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरा, u प्लस ए बाय 2 ट्वाइस n माइनस 1, आपको शायद पता होगा। उसमें से सिर्फ सीधा मैंने दो इक्वेशन कंपेयर करके उसमें से एक ही वैल्यू फाइंड की, और एक ही वैल्यू फाइंड करने के बाद मेरा जो आंसर आया बच्चों 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिया है, फॉर्मूला मैंने पुट किया है, दोनों इक्वेशन मैंने सही से पुट किए, इसमें से आप कंपेयर करके एक सिंपल एक ही वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इधर भी टाइप करके सारा सॉल्यूशन लिखा है, तो आप इधर में इस मतलब इस सॉल्यूशन में से भी आप देख सकते हो कि एक ही वैल्यू फाइंड मैंने कैसे की। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें से आपका आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है, जैसे कि हमें डिस्प्लेसमेंट दो दिए, इसमें से हमने एक वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2024 4 अप्रैल शिप नंबर 2। ओके, इसमें अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, देखो यहां से एक डायग्राम बनाई मैंने, साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से एक साइक्लिस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर एंड ट्रेवल अलोंग इज अ circumference to the point S, मतलब यहां से अगर स्टार्ट करेगा तो O पार्टिकल आएगा S पॉइंट तक। मतलब देखो बच्चों, P पॉइंट से कोई एक साइक्लिस्ट है, ओके, और वो मोशन करना स्टार्ट कर रहा है तो S पॉइंट के पास आ गया, इस पॉइंट के पास। ठीक है, उसके बाद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट इज, तो उस साइक्लिस्ट का हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपकी एक्स की वैल्यू पूछिए, किसी एक साइक्लिस्ट है और वो साइक्लिस्ट एक पी पॉइंट से एक पूरे सर्कमफरेंस में एक चक्कर लगा रहा है, और चक्कर जब लगाएगा तो उस टाइम पे उस साइक्लिस्ट का हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो अभी आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है अंडर रूट ऑफ 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया है 4 किलोमीटर। तो अभी इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैंने डायग्राम बनाई है यहाँ पे, जैसे कि पी पॉइंट से एक साइक्लिस्ट अगर मोशन करेगा तो पूरा यस पॉइंट तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा बच्चों, यस पॉइंट तक आ जाएगा। तो पी पॉइंट से यहां तक हमारा रेडियस आर है, यहां से यहां तक रेडियस हमारा आर है। ओके, अंदर आपका क्यू पॉइंट आ रहा है। ओके, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारा क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आ जाएगा आर अंडर रूट ऑफ 2। तो आर अंडर रूट ऑफ 2 कैसे आया बच्चों, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है, तो हमारा इधर का रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ओके, मतलब एक्स इज आर इज इक्वल, मतलब इधर का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका वो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर में से मैं 2r स्क्वेयर बाहर निकालूंगा, आर स्क्वेयर और आपका स्क्वेयर चला गया, अंडर रूट चला गया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी जो मेरा क्वेश्चन में रेडियस दिया है बच्चों, क्वेश्चन में मेरा रेडियस कितना दिया है, मेरा क्वेश्चन में रेडियस दिया है 2 दिया है, मतलब आर की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, आर की वैल्यू दी मुझे 2 दी। ठीक है, तो आर की वैल्यू में सीधी यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 पुट करने के बाद 2 अंडर रूट ऑफ 2 आंसर आएगा। अभी 2 अंडर रूट ऑफ 2 आंसर तो क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ऑप्शन बनाना पड़ेगा। देखो जेई में क्वेश्चन मतलब बहुत इजी भी नहीं आएगा, उसमें हमें दिमाग लगाना है। ठीक है, अभी कैसे है कि 2 अंडर रूट ऑफ 2 अगर आपका ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 अंडर रूट में से अगर मैं इसे बाहर निकालता हूं तो अंडर रूट के अंदर जाने के बाद अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4 होता है आपका 2 होता है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है आपका 2 होता है। देखो यहाँ पे एक बार, अभी आपका जो आंसर आया है बच्चों, आंसर क्या आया है 2 अंडर रूट ऑफ 2 आया है, सिंपल क्या है 2 अंडर। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 बचा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई कैसे करना, जैसे कि 2 की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू होती है आपकी 2 होती है। तो मैंने क्या किया, इस 2 को अंदर पुट कर दिया, अंदर पुट करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ 8, और उसके बाद आ जाएगा मेरा किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जेई में क्या होता है कि जेई में आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन उस इजी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसे सॉल्व करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थोड़ा अलग टाइप से दिमाग लगा लेते हैं, उसके बाद उसे क्वेश्चन को पूरा रीड करते नहीं है, और पूरा अगर क्वेश्चन में रीड करते मतलब पूरा क्वेश्चन अगर रीड होता नहीं है तो उसमें से एक अलग टाइप का फॉर्मूला पुट कर देंगे, उसमें से आपका आंसर आ जाएगा कुछ अलग, और ऑप्शन में आपको दिया होता है। जेई का फंडा हुए, अगर आपको जेई में 4 ऑप्शन दिए तो उसमें से 3 या 2 ऑप्शन आपको, जो आपका आंसर आएगा गलत, वो वाले ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिए रहते। मतलब आपको समझ में आ रही, जैसे कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर दिया है परफेक्ट, ठीक है, अगर जो आपका आंसर आ रहा है लेकिन आपने उसे कुछ गलत तरीके से सॉल्व कर लिया, मतलब उस क्वेश्चन को सही तरीके से आपने पढ़ा नहीं, अगर उस क्वेश्चन को आपने सही तरीके से अगर पढ़ा नहीं तो उसके बाद क्या होता है कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते, सॉल्व करने के बाद क्या होता है बच्चों की उस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाता है, और वही आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन में। लेकिन लास्ट में पता होता है कि उस क्वेश्चन को हमने सही तरीके से सॉल्व नहीं किया, उस क्वेश्चन को हमने सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया, सही तरीके से हमने उस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, तो उसके बाद हमारा आंसर आ गया गलत। तो ऐसे मत करना, जेई में सारे के सारे क्वेश्चंस लाइन टू लाइन पढ़ो, सारे के सारे क्वेश्चंस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, उसमें दिया हुआ गिवन क्या है, सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, ऐसे दोनों टाइप उसमें प्रॉपर देखो, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि आपका जो पूरा मेहनत आपने किया है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, उस मेहनत को आप पूरी तरीके से प्रॉपर इम्प्लाई करो, और उसके बाद उस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने के बाद आप उस क्वेश्चन को ट्रीट करो, बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आंसर आ गया बच्चों अंडर रूट ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ बस मूविंग अलोंग अ स्टेट हाईवे, मतलब एक बस है, ठीक है, एक बस है, एक बस स्टेट हाईवे में मूव हो रही है, तो स्टेट हाईवे में अगर वो बस मूव होती है तो उस बस का जो स्पीड दिया है हमें 72 किलोमीटर पर आवर्स दिया है, ब्रॉड हेल्थ विद इन 4 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस ड्यूरिंग द टाइम। मतलब यहाँ पे जैसे कि बस 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से अगर जा रही है, ब्रॉड टू द हेल्थ विद इन अ टाइम 4 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब वो जो बस है 72 किलोमीटर पर आवर से जाती है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करती है, ब्रेक अप्लाई करती है 4 सेकेंड के बाद, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद
उसका हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी सारे के सारे मैंने सॉल्यूशन भी सॉल्व करके दिए, आप प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे पहले जो बस है, बस का जो आपका स्पीड है वो क्या है, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चों आप इससे मीटर पर सेकंड में कर लोगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करोगे तो आपका आंसर थोड़ा सही से आ जाएगा और आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप किलोमीटर पर आवर्स में ही पुट करके आंसर करोगे तो आपको ऑप्शन में मैच करना पड़ेगा कि इसका यूनिट क्या दिया है। सबसे पहले आप ऑप्शन में यूनिट मैच कर लो, यूनिट में अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया है या यूनिट में आपको जो डिस्प्लेसमेंट दिया वो मीटर में दिया है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों मीटर पर सेकंड में ही करना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर्स को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है। आपके 2 0 चले गए, 2 0 10 चला गया, 36 चलेगा, मतलब 72 मल्टीप्लाई बाय आपका आ जाएगा 5/8। अगर आपका 72 मल्टीप्लाई बाय 5/8 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपका बस का स्पीड क्या हो गया, आपका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। सिंपल। अभी जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, तब आप उस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास आ गए दोनों वेलोसिटी, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें अभी कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपका, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो हमें डिस्प्लेसमेंट एस कैलकुलेट करना है बच्चों, u की वैल्यू तो 0 है, तो यहां से हम v की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 20 इक्वल टू मेरा टाइम कितना दिया है बच्चों, u इक्वल टू क्या है आपका 0 है, ठीक है ना। मतलब फाइनल वेलोसिटी का ब्रेक अप्लाई करने के बाद बस तो आपकी रुक जाएगी, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर बस आपकी रुक जाएगी तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आपको तो पता है, तो आपका आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका u इक्वल टू क्या जाएगा, v इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, v इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 इक्वल टू आपका u इक्वल टू 20 प्लस ए टी। t की वैल्यू कितनी है हमारी, t की वैल्यू 4 है, तो मैं t की वैल्यू सीधी पुट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूं बच्चों, तो मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा a इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मेरा जो है वो एक्सेलरेशन आ गया बराबर, मेरे पास यस क्या है, v क्या है मेरा 0 है, तो 0 का क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर हो जाएगा। u की वैल्यू मेरे पास कितनी बच्चों -20, तो -20 का स्क्वायर आ जाएगा आपका प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरा, नहीं सॉरी +20 है, एक्सेलरेशन मेरा क्या है बच्चों -5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यस। तो अभी यहां से मैं अगर यस की वैल्यू फाइंड करता हूं तो 20 का स्क्वायर मेरा आ जाएगा 400 में से मैं माइनस कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 20, तो 20 माइनस करने के बाद उस वैल्यू को मैं शिफ्ट कर देता हूं और यस की वैल्यू मेरी आ जाएगी 40 मीटर। 20 का स्क्वायर देखो, 20 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 400, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा आपको 400 आने के बाद तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा यस, तो आपका 400 आ जाएगा इधर, 400 इक्वल टू 10 यस, और यस इज इक्वल टू 400 अपॉन 10, तो 0 चला गया, आपका आंसर आ गया 40। एकदम सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 3,
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए, सिंपल। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने सीधा वैल्यू पुट कर दी और उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। कौन सा भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ो, मैं बार बार कह रहा हूं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, अगर वो समझ में आ गया तो आप सिंपल तरीके से उसमें से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन 2024 अप्रैल में दिया गया है और इसका आंसर आ गया आपका 40 मीटर। देखो इसका आंसर आ गया है मेरा 40 मीटर। देखो यहाँ पे यूनिट भी दिया है, मीटर में निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया, किलोमीटर पर आवर का मीटर में कर लिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ। A body move on a frictionless plane starting from rest. Yes, and distance move between the t is equal to n minus t। मतलब हमारे पास t की वैल्यू क्या दी है, t is equal to n minus 1 and t equal to n। उसके बाद yes n minus 1 distance move between the t equal to मतलब सेकेंड है, तो इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड अगर आप इक्वेशन फाइंड करोगे तो उसके बाद यस n माइनस 1 के लिए आपका इक्वेशन आ रहा है t इक्वल टू n माइनस 2 एंड t इक्वल टू n माइनस 1। और आपको फिर से क्या निकालना है, फिर से आपको निकालना है रेशो। क्या निकालना है बच्चों, रेशो। मतलब हमारे पास देखो, जैसे कि आपके पास अब बॉडी मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, मतलब बॉडी है फ्रिक्शनलेस प्लेन पे मूव कर रही है। मूव करने के बाद उस बॉडी का हमें डिस्प्लेसमेंट मतलब x कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब देखो यहाँ पे यस n माइनस 1 की एक टर्म दी है और एक एस एन की टर्म दी है और 1 माइनस 2 अपॉन एक्स, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और n इक्वल टू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों, 10 दिया है। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोनों एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मतलब दोनों क्वेश्चन में एक मिलता जुलता फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, और कौन सा, एसेंट वाला। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास एसेंट वाला फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी लिखा था। ओके, तो एसेंट इक्वल टू 1/2 a ट्वाइस n माइनस 1 इक्वल टू आपका जाएगा 19.a डिवाइडेड बाय 2 a। ठीक है, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है आपका, यस n माइनस 1 इक्वल टू 1/2 a ट्वाइस n माइनस 3 इक्वल टू 17a डिवाइडेड बाय 2। मतलब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट की बच्चों, n की वैल्यू मैंने 10 पुट की, तो n की वैल्यू 10 पुट करने के बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका आ जाएगा 20, 20 माइनस 1 आपका आ जाएगा 19a अपॉन 2। सीधा क्वेश्चन है। जेई वाले तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल जो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब पेपर सही से देखना है, पेपर सही से देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं सही से देखोगे तो नहीं होगा। इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने के बाद अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट एग्जाम क्वालिफाई, आईआईटी में जाना मतलब सही तरीके से प्रिपरेशन करो, सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, सही तरीके से सब जितना आपको स्टडी करना है आप 10 चैप्टर करके जाओ। कितने, 10 के 10 चैप्टर ऐसे करो कि उसमें से आने वाला हर एक एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। बस अगर आपके 10 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके 40 नंबर्स आ जाते हैं। 40 नंबर सब्जेक्ट फिजिक्स में आ जाएंगे, 40 नंबर मैथ में आ जाएंगे, 40 नंबर केम में आ जाएंगे। उसके बाद आपके आ जाएंगे टोटल 120। तो 120 के आसपास आपको सिर्फ 20 या 30 मार्क्स लगेंगे क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई तो हो जाएगी लेकिन आपको परसेंटाइल बनाने के लिए 150 के आसपास लगेंगे, 150 के आसपास। तो ऐसे मतलब टाइम पास टाइप नहीं करना है, करना है तो ऐसे एकदम जोश से करना है और एकदम खतरनाक टाइप स्टडी करना है। इससे क्या होता है कि आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। फिजिक्स सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, उसको इमेजिन करो
ब्रेन में डायग्राम तैयार करो, ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, अ बॉडी इज मूविंग द फ्रिक्शनलेस प्लेन, तो मेरे ब्रेन में ऐसे एक इमेज तैयार होनी चाहिए कि एक बॉडी है और बॉडी एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे मूव हो रही है, और दोनों का क्या दिया है हमें, एक यंथ टाइम का इंटरवल, टाइम इंटरवल दिया है। तो टाइम इंटरवल देने के बाद हमें क्लिक हो जाना चाहिए। तो क्लिक हो जाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, यंथ इंटरवल का टाइम अगर दिया तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ट्वाइस एन, कौन सा वाला, एस एन इज इक्वल टू ए बाय 2n, और ट्वाइस एन माइनस 1 वाला, सिंपल है। तो ऐसे माइंड में अगर आप इमेज बनाओगे, माइंड में किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। क्वेश्चन को आगे देखते हैं, ठीक है। अभी इसमें आपके दोनों इक्वेशन आ गए, तो मैं अभी क्या करता हूं बच्चों, s इज इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस 1 अपॉन एस एन इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा, मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद मेरा आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। 17 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 1, और अपना इक्वेशन का है 17 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन x। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे x माइनस 2x अपॉन x, तो x माइनस 2x अपॉन x में से मेरा आ जाएगा माइनस x अपॉन x, और इसमें से मैं 19 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 19 में x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएंगी बच्चों 19, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड किए, आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लो सीधा, ठीक है। तो इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लो, इसको मल्टीप्लाई को कर दो, मल्टीप्लाई को करने के बाद उसकी वैल्यू ट्वाइस n माइनस 1 से उसे माइनस कर दो, उसके बाद x इक्वल टू आपका आ जाएगा 19, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन तो नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आपका x इक्वल टू आ गया 19। एकदम सीधा, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन, एकदम प्रॉपर टाइप क्वेश्चन, और एकदम इजी क्वेश्चन जो आपको अप्रैल 2024 में पूछा गया था। और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको एमएसटी सीईटी में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको देखना है एक बार, ठीक है। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन है आपका, देखो बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक ट्रेन है, देखो एक इमेज बनाओ ब्रेन में कि एक ट्रेन है, ट्रेन आपकी क्या कर रही है, फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड 80 किलोमीटर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग रेस्ट से कर रही है, उसके बाद वो एक्सेलरेट करेगी तो उसका आपको दिया है क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसका स्पीड v इज इक्वल टू आपको दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद देन मूव विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ अ 3t, मतलब देखो उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही है, और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से मूव होने के बाद आपको जो दिया है वो 3t आपको दिया है, टाइम इंटरवल टाइम दिया है, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी विल बी, बहुत सीधा क्वेश्चन, एकदम सीधा, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो आपको सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा मुझे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है आपका बच्चों, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपको पहला जो इंटरवल दिया है डिस्टेंस का, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका x अपॉन टी, बराबर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय t। तो v क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, v आपको क्वेश्चन में दिया है भाई 80, ठीक है। और आपको t 80 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका t बाय 2। तो आपको इसी वैल्यू को पुट कर देना है फर्स्ट इंटरवल में, तो आपका आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 2 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 3t।
क्योंकि पहला इंटरवल क्या है आपका, टाइम का हाफ है, तो मैंने पुट कर दिया t/2। दूसरा इंटरवल आपका क्या है, 3t है, तो मैंने t की वैल्यू पुट कर दी 3t। और उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों टोटल टाइम t 4t से, बराबर। तो आपको सारा कैलकुलेशंस करने के बाद, जैसे कि आपको करना है 18t/2, तो आपका टी गेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 18/2 प्लस 18 डिवाइड बाय 4, तो आपका ये आ जाएगा आपका 18 प्लस 160, तो 18 प्लस 116 डिवाइड बाय 4, 18 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका 18 प्लस 160 आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा 18 प्लस 160 डिवाइड बाय 4 का चला गया, 2 चला गया, यहाँ से 8 चला गया, तो आपका जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमें ऑप्शन देखने, देखो हमें ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दिया है बच्चों, किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर में दो, तो आपका आंसर क्या गया 70 किलोमीटर पर आवर। मेरा आंसर आया v इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ज्यादा नहीं किए, तो 5 के 5 क्वेश्चन जो आपको 1D मोशन में दिए तो बहुत इजी टाइप के दिए, तो मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरिफाई से और मैंने सिंपल ट्रिक से सॉल्व करके आपको सारे क्वेश्चन दिए। तो मैंने सिर्फ 24 के लिए, इसलिए बहुत सारे PYQ है, अगर आप 2012 से कैलकुलेट करोगे या 14 से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास बहुत सारे PYQ होते हैं, लेकिन PYQ सॉल्व करना पूरी टाइप, मतलब पूरे तरीके से PYQ सॉल्व करना, मतलब उससे हमें सिर्फ प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस क्या होगी कि हमें पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, ठीक है। PYQ सॉल्व करने के बाद उस PYQ को एनालिसिस भी करना चाहिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आप सिर्फ PYQ सॉल्व करोगे, इतने PYQ सॉल्व कर लिए, 2021 के सॉल्व कर लिए, 22 के सॉल्व कर लिए, सीधा आप एग्जाम में चले गए तो आपकी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगी बच्चों। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो आपको उस PYQ का एनालिसिस करना पड़ेगा, और जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको क्लिक होगा कि किस टाइप के PYQ एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब कैसे फॉर्मूले आते, कैसे पुट होते। जैसे कि आप प्रिपेयर करते हो ना, एस्पिरेंट जो प्रिपेयर करता है ना, उसको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों सब्जेक्ट स्टडी करने पड़ते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट स्टडी करते टाइम कंफ्यूजन तो होता ही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको क्लेरिफाई से सारे के सारे टॉपिक ऐसे क्लियर करने पड़ते हैं कि मैंने 1D मोशन कर लिया, 2D मोशन कर लिया, उसके बाद NLM कर लिया, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर कर लिया, केमिस्ट्री का GOC कर लिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिया, मैथमेटिक्स का मैंने डिफाइन इंटीग्रल कर लिया, इनडिफाइन इंटीग्रल कर लिया। तो इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे मतलब जब प्रिपेयर करोगे, जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व PYQ सॉल्व करोगे, तो आपको एक मैं सीधी ट्रिक बताता हूँ कि आपको क्या करना है, मतलब 2 मिनट में बताता हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है बच्चों की, एक सिंपल, अगर जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट फर्स्ट एसेट 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम टी मूविंग विद द स्पीड, ऐसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अभी इस क्वेश्चन में मुझे पता लग गया क्या कि मुझे स्पीड निकालना है, तो आप उस PYQ के सामने सीधा फॉर्मूला पुट कर दो। मतलब किसका फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको तो पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस बात खत्म। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर आपको आ जाता है तो इसमें आपको क्लिक हो जाएगी कैलकुलेशन कैसे करना है, सिर्फ आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अब आप सेकेंड टाइम जब आप देखोगे तो आपको भी सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपका फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा। तो इसे देखो आप एक सही तरीके से, ओके। तो ऐसे ऐसे
जो आपको हमने आज जो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। तो आज हमने सेकेंड शिफ्ट मतलब अप्रैल के कुछ 5 क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने आज, ठीक है, अलग अलग टाइप के वनडे मोशन के। अब उसमें वनडे मोशन के ही क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए, ठीक है, वनडे मोशन के। और उसमें वनडे मोशन के सिर्फ 2024 अप्रैल के क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जनवरी के जो जेईई मेंस का शिफ्ट नंबर फर्स्ट होता है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वनडे मोशन के। तो उसमें भी आपको मैं 10-12 जो क्वेश्चन आए एग्जाम में, उस 10-12 क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल्स में से आपको मैं डिस्कस करके वो सारे क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा और सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करके देने वाला हूँ। ओनली 24 पे जाएंगे, उसके बाद 23, 22, 21 को ऐसी सारी की सारी सीरीज आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी हमें सिर्फ फोकस करना है जेईई मेंस 24 के पीवाईक्यूज पे, और 24 के ही पीवाईक्यूज से ही आज हम एनालिसिस करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और कम इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक्स वाइज थ्योरी और कंसेप्ट और फॉर्मूला, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2D मोशंस के या 1D मोशंस के ही क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले, ठीक है। उसके भी हम प्रॉपर डिटेल्स में और टोटल प्रॉपर कैलकुलेशन में और प्रॉपर थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट में सॉल्व करेंगे। और इस जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपके पास कोई अलग तरीके का क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो या आप कमेंट करके आप बोल सकते हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उस कमेंट को 100% आपको सॉल्यूशन विद आंसर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।